बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो है वो एलिजाबेथन एज पे है। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप जाएं और रेनेसां पीरियड पे मेरा एक लेक्चर ज़रूर सुने, जहां मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ये दोनों एजेस जो हैं इनका नाम हर जगह सेम नहीं है। ये सेम नहीं है इन वन एस्पेक्ट। ऑब्वियसली ये सेम है लेकिन सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। क्यों? क्योंकि रेनेसां सिर्फ यूरोप में नहीं आया, सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक नहीं है। ये इटली में भी आया है, फ्रांस में भी आया है। बहुत ब्रॉड टॉपिक है एलिजाबेथन। तो इसको इसलिए कहते हैं कि जब रेनेसां आया था ना यूरोप में, तब क्वीन जो रूल करी थी वो एलिजाबेथ थी, इसलिए इसको एलिजाबेथन एज कहते हैं। इसको एलिजाबेथन एज फ्रेंच लिटरेचर में नहीं कहते, ओके, इटालियन लिटरेचर में नहीं बोलेंगे। क्लियर? इस एज को एज ऑफ शेक्सपियर कहते हैं। एक कोई राइटर थे, आई गेस, मुझे उनका नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने शेक्सपियर के लिए कहा था शेक्सपियर इज नॉट फॉर वन एज, इट इज फॉर ऑल। सो ऑब्वियसली जहाँ इसने इतने काम किए हैं, जहाँ पैदा हुआ है, जहाँ जिस एज में पैदा हुआ है, जिसमें इतने काम किए हैं, सोनेट्स लिखे हैं, ड्रामाज लिखे हैं, पोएट्री की है, उस एज को तो डेफिनेटली उसी नाम से याद किया जाएगा, द एज ऑफ शेक्सपियर से। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया का जो फॉल था, डिक्लाइन था, कैसे हुआ था, पिछली वीडियो में बताया हुआ है, प्लीज उसको विजिट करें। फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि तुर्क्स ने, रोमन एम्पायर उस टाइम की बहुत बड़ी पावर थी, जैसे आज अमेरिका सुपर पावर है ना, तब उसको कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसका डिक्लाइन हुआ तो तुर्क्स ने उसके कैपिटल कुस्तुनतुनिया पे हमला कर दिया। कुस्तुनतुनिया को जब अटैक किया तो यहाँ पे जो ग्रीक और रोमन स्कॉलर्स थे वो यहाँ से भाग के इटली चले गए। इटली क्यों गए फिर कह रही हूँ, ये वीडियो देखें, ओके। उसके बाद जब इटली गए तो पहली बार रेनेसां वहां पे आया, फ्लोरेंस में। उसके बाद फ्रांस गया, उसके बाद यूरोप आया, ठीक। तो इस तरह से ये अटैच है। प्रिंटिंग प्रेस का क्या इसमें रोल है, क्यों इसको बार बार रेनेसां में डिस्कस किया जाता है और हम इसको याद नहीं कर पाते मोस्टली। गुटेनबर्ग नामी एक शख्स था जो कि जर्मनी से बिलोंग करता था। उसने इसका कॉन्सेप्ट दिया तो जर्मनी से निकाल दिया गया, क्योंकि उन लोगों ने सोचा कि ये इसने पॉलिटिकल एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया अपने इस काम की वजह से, उसको गद्दार करार दे के बाहर निकाल दिया। लेकिन उसका जो ये काम था, इसकी वजह से रिफॉर्मेशन यानी चर्च की बगावत भी शुरू हो गई। और दूसरी चीज क्या आई, रेनेसां भी फैलना शुरू हो गया। इससे पहले जो मूवमेंट्स कहीं स्टार्ट होती थी ना किसी कंट्री में, वहीं दबके रह जाती थी, क्योंकि कोई सोर्स ही नहीं था कि कोई चीज किसी और तक पहुंचे और एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होके किसी के हक में कोई इंसाफ वाला फैसला हो सके। हर जगह चर्च, हर जगह चर्च। ये जब आया ना, इसकी वजह से जब फैला ना, लोग इकट्ठे होना शुरू हुए, तो चर्च के भी खिलाफ गए और रेनेसां भी फैला। तीसरी चीज, इस एज में ना सिर्फ लिटरेचर में ग्रोथ हुई है, ना सिर्फ फिलोसफी, ना सिर्फ आर्ट, ना सिर्फ पेंटिंग, नो, साइंस में भी प्रोग्रेस शुरू हो गई। और जो डिस्कवरीज थी, इतनी बड़ी डिस्कवरी लाइक अमेरिका डिस्कवर हुआ, कोलंबस ने किया। उसके बाद इंडिया डिस्कवर हुआ, वास्को डे गामा ने अर्थ को सरकमसाइज्ड किया। क्लियर? उसके बाद जो था, हम सॉरी, सरकम नेविगेटेड, ओके। तीसरी चीज जो थी, सोलर सिस्टम डिस्कवर हुआ। आप सोचें कि कितनी चीजें डिस्कवरी, इस वजह से इसको एज ऑफ डिस्कवरी भी कहते हैं। उसके बाद जो चौथी चीज है, मैंने आपको बताया रिफॉर्मेशन जो एज है ना, अगर उसको समझना है ना, तो फिर कह रही हूँ इसको देखें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि रिफॉर्मेशन एज के अंदर ये था कि वहां पर चर्च की जब बगावत शुरू की तो दो बंदों ने की, जॉन कैल्विन और कार्ल मार्क्स। उन्होंने जब बगावत शुरू की कि चर्च में ये जो पादरी बैठे हुए, पोप बैठा हुआ है, हु ही इज टू डिसाइड द बॉन्ड बिटवीन द मैन एंड द क्रिएटर, ये कोई नहीं होते। तब क्या होता था कि अगर कोई गलत काम या गुनाह हो जाता था लोगों से, तो वो जाते थे पोप के पास, चर्च की अथॉरिटीज के पास कि हमसे ये गुनाह हो गया, और वो जो चाहे इनसे करवाते थे।
डिफरेंट सजाएं देते थे, कोई एक ब्लैंक सब एक पेज सा बनाया होता था, उसमें कुछ लिख के देते थे कि आपको ये करना होगा तो आपका पाप धुल जाएगा। आई मीन सीरियसली उनसे पैसे भी ले लिए जाते थे और वो मासूम से लोग दे देते थे। लेकिन कार्ल मार्क्स जब एज ऑफ रिफॉर्मेशन, उसको इसलिए कहते हैं कि वो आया ना, उसने सब कुछ खत्म किया। उसने कहा कि हु दे आर, वो कौन है जो हमारे लिंक को डिसाइड करें कि, क्योंकि तब जो मिडिवल एज थी ना, डार्क एज थी, उसमें ये कहते थे कि अल्लाह के करीब यानी जो क्रिएटर है उसके करीब सिर्फ दो लोग हैं, एक चर्च है और किंग है। यही डिसाइड करते हैं हमारा लिंक, यानी आम लोगों का लिंक अल्लाह से, क्रिएटर से। ओके लेकिन जब कार्ल मार्क्स आया, उसने कहा कि खुद बाइबल पढ़ो, खुद अकल दी अल्लाह ने, खुद क्रिएट करो लिंक को, खुद सच की तलाश करो। तो उसकी वजह से किंग हेनरी 8 ये उस टाइम रूल कर रहा था। एलिजाबेथ से पहले की बात कर रही हूँ क्योंकि रेनेसा 15th सेंचुरी में आ गया था। जब 15th सेंचुरी में आया तब यहाँ पे रूल कौन कर रहा था? हेनरी 8। इसने क्या किया? इसने सपोर्ट किया रेनेसा को, ये किसकी अच्छी बात है, ठीक है। इसने कहा कि चर्च का और इंग्लैंड का हेड में हूं, कोई चर्च, क्योंकि तब चर्च जो था ना उसको भी किंग से भी ऊपर समझा जाता था, लेकिन अब इसको अपनी लिमिट बता दी गई। ओके और यहीं से प्रोटेस्टेंटिज्म स्टार्ट हुआ। वो लोग जो कि चर्च को प्यूरिफाई करना चाहते थे, जो चर्च को उसकी लिमिट दिखाना चाहते थे, तो वो प्रोटेस्टेंट्स थे और उसकी वजह से ही प्रोटेस्टेंटिज्म स्टार्ट हुआ। और जो आगे जाके जो अगली एज होगी वो पुरिटन्स जब ये रूल करेंगे, पावर में आएंगे। ओके यहाँ पर इनकी इब्तिदा हो चुकी थी। एंशिएंट ग्रीक रिवाइवल, मैंने आपको बताया कि वो जब लोग जो थे ना ग्रीक और रोमन मैन्युस्क्रिप्ट लेके इटली गए, इटली में वहां पे रिवाइवल हुआ, तो इस तरह से ग्रीक लिटरेचर और रोमन लिटरेचर का रिवाइवल हुआ था। सबसे पहला काम इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो सर थॉमस मोर है ना, इसने यूटोपिया नाम का एक वर्क लिखा था, जो कि किससे इन्फ्लुएंस होकर लिखा था? प्लाटो की रिपब्लिक। प्लाटो कौन है? रिपब्लिक जिसने वर्क लिखा हुआ है, कौन है? ग्रीक फिलोसोफर है, पोएट है। तो सर थॉमस मोर ने क्या किया? ग्रीक लिटरेचर के उस बंदे से इन्फ्लुएंस होकर यूटोपिया लिख दी। तो पहला वर्क जो ग्रीक लिटरेचर से इन्फ्लुएंस होकर लिखा गया वो कौन था? यूटोपिया था। और किसने लिखा था? सर थॉमस मोर ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको ज़हन में रखिएगा। फिर क्या हुआ? ह्यूमनिज्म। मैंने आपको बताया कि पहले चर्च और किंग को टू स्वार्ड्स कंसीडर की जाती थी कि जो के क्रिएटर के करीब हैं और आम लोग उनके जरिए गॉड से राब्ता कर सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करके, रिलीजन को ख़त्म करके, चर्च की पावर को ख़त्म करके ह्यूमन को वैल्यू दी गई कि ये हम हैं जो बाइबल खुद समझ के खुद को वैल्यू दे सकते हैं। और आपको पता है जो मिडिल लिटरेचर था ना, उसमें जो थोड़े बहुत मोरालिटी और मिरेकल प्लेस थे ना, जो मैंने डिस्कस किए हैं, आप उसको भी देख लें। वहां मैंने आपको बताया भी था कि जो हीरो होता है ना उसको, कि वो ट्रूथफुल है, ऑनेस्ट है, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हीरो की बता दी जाती थी। लेकिन अब क्या डिफरेंस आना शुरू हो गया? अब बताने लगे कि ये आदमी उस आदमी से कैसे डिफरेंट है, ये सब कुछ बताने लगे रेनेसां के लिटरेचर में, रेनेसां के ड्रामाज में, प्लेज में। सो दिस इज हाउ ह्यूमनिज्म वाज एट इट्स पीक इन दिस एज। 9th नंबर पे मेन रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन, मेरी बहुत फेवरेट लाइनों में से एक है कि इस एज में ये कंसीडर किया गया कि मेन ही सब कुछ है और मेन ही अपने जो उस पे बीतती है ना, जो उसके साथ होता है इस दुनिया में, तो वो उसके अपने एक्शंस की वजह से होता है। और इस चीज का रिफ्लेक्शन एक वर्क जूलियस सीजर के एक लाइन है इसमें, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स। ये जो लोग पहले समझते थे ना कि सब कुछ जो है हमारे साथ जो भी होता है चर्च, रिलीजन और गॉड की वजह से होता है, स्टार्स में होता है। तो उसने क्या कहा कि द फॉल्ट डियर ब्रूटस एक बंदा था, इज नॉट इन अवर स्टार्स, हमारे स्टार्स में नहीं है, बट इन आवर सेल्व्स, हमारे खुद में है। कि आज हम किसी की अगर सुपरविजन में है ना, अगर हम कोई अथॉरिटी हम पे रूल कर रही है ना, तो नॉट बिकॉज ऑफ आवर स्टार्स बट बिकॉज ऑफ आवर सेल्व्स। थैंक यू सो मच।